जब हमें पता चल गया कि चार्ज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तब चार्ज पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट हो गए और एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। आज हम उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि चार्ज एक नेचर का ना होकर बल्कि डुअल नेचर शो करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है मैग्नीट्यूड की वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी +Q इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो होगा -Q इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस प्रकार यह देखा गया कि जो चार्ज है वो नेचर में डुअल है और डुअलिटी नेचर को शो करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बाद में इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जाना गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन अपोजिट होता है। प्रोटॉन के लिए प्लस साइन होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव साइन होता है। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसका मतलब यह है कि चार्ज को यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइजेशन के रूल को भी फॉलो करता है और जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की वो ई होती है। यानी यदि हमको किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो हम उसको ई के टर्म में करेंगे, या इसको हम प्लस माइनस एन ई कहते हैं, जहाँ पे एन जो है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा। एन की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है। या इसमें यदि हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम 1e, 2e, -2e, -4e के टर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम फ्रैक्शनल रूप में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जैसे 0.7 इलेक्ट्रॉन हो गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार हम चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे फ्रैक्शनल रूप में। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर शो करता है। यदि किसी बॉडी में 2 कूलम चार्ज है और हम उसको 4 कूलम चार्ज प्रोवाइड कराते हैं कहीं से, तो जो नेट चार्ज होगा वो Q इक्वल टू होगा Q1 + Q2, और पहले से 2 कूलम था और बाद में हमने 4 कूलम और चार्ज दिया है तो टोटल हो जाएगा 6 कूलम। चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर शो करता है और इसका जो एडिशन होता है वो एल्जेब्रिक एडिशन होता है, यानी चार्ज एल्जेब्रिक एडिशन के रूल को फॉलो करता है। यदि हम इसमें -2 कूलम चार्ज प्रोवाइड कराएं तो हो जाएगा 6 कूलम -2 कूलम, हो जाएगा टोटल चार्ज 4 कूलम। तो इस प्रकार हमने देखा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। चार्ज जो होता है वो डुअल नेचर का होता है, चार्ज कंजर्व होता है, और चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन भी होता है, और चार्ज एडिटिव नेचर शो करता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार से होता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम बारी बारी से एक एक को यहाँ पे देखेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वह तब डिफाइन होता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, यानी किसी लेंथ ऑफ वायर के अलोंग हम इलेक्ट्रिक चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से। और जो लैम्डा इक्वल टू होता है लैम्डा इक्वल चार्ज अपॉन लेंथ। अब यहाँ से यदि हमको चार्ज
को डिफाइन करना रहे तो हम लिख सकते हैं चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ। अब हम इस इनफाइनाइट लेंथ वाले जो वायर है उसमें देखिए यहाँ पे प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। हम इसके यदि चार्ज की बात करें कि चार्ज कितना होगा इस वायर पे, तो हम इसमें से स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ dl कंसीडर करेंगे कि जो dl डिस्टेंस है उस पर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वहाँ से हमको मिल जाएगा dq इक्वल टू लेमडा इंटू dl। अब टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलोंग द लेंथ। तो q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन अलोंग लेंथ लेमडा इंटू dl। अब जो वैल्यू आएगी वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो अलोंग द सरफेस हो, यूनिफॉर्मली हो, तब इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। और सिग्मा का जो फार्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब यहाँ से हम चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। और यहाँ से एलिमेंट्री हम सरफेस कंसीडर करेंगे ds, तो उसमें जो चार्ज है वो dq है, तो dq इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इसको सरफेस के लॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे इस प्रकार से, तो हो जाएगा q इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस सिग्मा इंटू ds। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्मली वॉल्यूम पे हो तो इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से चार्ज को डिफाइन करेंगे चार्ज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। और यदि हम स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसीडर करें dv, इस पूरे वॉल्यूम से एक एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसीडर करेंगे dv, तो dv में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा dq होगा, तो dq इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dv। और टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इसको वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो तीन प्रकार के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। और इन्हीं तीनों के जरिए हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं या किसी भी पार्टिकल या मैटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हमें पता है कि कोई भी मैटर है वो एटम से बना होता है, और एटम जो होता है उसमें एक हैवी पार्ट होता है इनसाइड द एटम, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है वो दो पार्टिकल से बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक और पार्टिकल होता है जो इस एटम में एग्जिस्ट करता है, वो न्यूक्लियस में ना होकर डिफरेंट ऑर्बिट में होता है एटम के। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिवली चार्ज होता है इक्वल नंबर में, जितना कि प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यदि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है दोनों की जो संख्या है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या यदि इक्वल रहेगी तो एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब यदि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं एटम से किसी भी प्रकार से, तो एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। या हम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करें किसी भी मेथड से, तो वो एटम जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो जो एटम है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है या नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो इस प्रकार हम इस एबव थ्योरी से हम यह कह सकते हैं कि एटम का या तो पॉजिटिवली चार्ज होना या नेगेटिवली चार्ज होना डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे, ना कि प्रोटॉन पे। क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन को रिमूव करना यह इजी काम नहीं है। यानी यहाँ से सीधी बात यही है कि एटम का या तो पॉजिटिवली चार्ज होना या नेगेटिवली चार्ज होना वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं।
अब तक हमने चार्ज की प्रॉपर्टी देख ली और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी देख लिया और इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी देख ली कि जो एटम्स होते हैं वो किस प्रकार या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या निगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम कूलॉम्स लॉ को देखेंगे। कूलॉम्स लॉ एक बेहद ही इम्पोर्टेंट लॉ है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इन 1785 में कूलॉम्स ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कैलकुलेट किया था दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किए गए थे। इनके नियम के अनुसार जो मैग्नीट्यूड था फोर्स का बिटवीन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो प्लेस किए गए थे फाइनाइट डिस्टेंस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यानी हम कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल 1/r²। और इनको एक साथ हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे K का यूज करेंगे। F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। अब जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। वेक्टर F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान वेक्टर r² इंटू r कैप। अब जो वैल्यू है वो कांस्टेंट K की वो डिपेंड करेगी कि हम किस प्रकार के यूनिट का चॉइस कर रहे हैं, F के लिए, Q1 के लिए, Q2 के लिए, R के लिए। और जो मीडियम है जिसमें Q1 Q2 प्लेस किए गए हैं वो उस पे डिपेंड करेगी जो K की वैल्यू होगी। यदि हम SI यूनिट कंसीडर करते हैं और चार्ज जो है वो प्लेस किए गए हैं एयर या वैक्यूम में तो जो K की वैल्यू होगी वो होगी K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो न्यूमेरिकली इक्वल होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r²। इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे। वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान वेक्टर R का होल स्क्वायर इंटू कैप R। यहाँ से हमको यह पता चल गया कि यदि दो चार्ज जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं तो इनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। यदि सेवरल चार्जेस जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 सेपरेटेड हैं डिस्टेंस R1 R2 R3 डॉट 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 Rn फ्रॉम अ टेस्ट चार्ज Q0, यानी Q0 चार्ज से इतने चार्ज जो हैं वो सेपरेट हैं डिस्टेंस से, तो जो नेट फोर्स होगा जो Q0 पे एक्ट करेगा वो कितना होगा। जो नेट फोर्स होगा वो इक्वल होगा वेक्टर F नेट इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn। अब वहाँ पे हम F1 F2 F3 और Fn की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो नेट जो फोर्स एक्टिंग होगा Q0 पे वह निकल जाएगा। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि दो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है लेंथ ऑफ वायर और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो जो फोर्स एक्टिंग होगा Q0 पे उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस के अलोंग है और जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो जो फोर्स एक्टिंग होगा Q0 पे उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम के अलोंग है और जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, तो जो फोर्स एक्टिंग होगा Q0 पे उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अब हम देखते हैं कि कंडीशन जब हम
कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन पे हमको ध्यान देना है। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए होल्ड करता है, या जो चार्ज हो वो स्फेरिकल हो और उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो फाइनाइट होना चाहिए, और जो चार्ज हो वो स्मॉलर होने चाहिए, उनके बीच के डिस्टेंस से वो स्मॉलर होने चाहिए, एकदम पॉइंट चार्ज होने चाहिए। चार्ज जो हो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट होने चाहिए, और जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा वो 10⁻⁻15 से अधिक होगा, क्योंकि यदि 10⁻⁻15 से चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो काम करने लगेगा, और उसकी वजह से जो ऑल अदर फोर्सेस हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो सभी फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से उसके कंपैरिजन में हम सभी फोर्सेस को निगलेक्ट कर देंगे, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो डिस्टेंस होता है पॉइंट चार्जेस के बीच में वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ की जो लिमिटेशन है वो यह है कि कूलम्ब्स फेल हो गए एक्सप्लेन करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम, क्योंकि हमें पता है कि जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में लार्ज नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और कूलम्ब्स लॉ यह कहता है कि जब सिमिलर चार्ज होंगे तो एक और उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, और जो डिसिमिलर चार्ज होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो जब प्रोटॉन है तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। इसको कूलम्ब्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए कूलम्ब का जो ये नियम है वो फेल्ड हो गया। आगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स आया तो वहाँ पे देखा गया कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव या बाइंडिंग फोर्स होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स वो मच ग्रेटर या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। इसलिए जो प्रोटॉन्स होते हैं वो टाइटली बाइंड होते हैं न्यूक्लियस से, और वह एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार देखा गया न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क नहीं करता है, इसलिए जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। इसलिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो गया और उसको वैलिड कर दिया गया, लेकिन कुछ कंडीशन लगा के कि जो पॉइंट चार्जेस होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब हम दो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में कंपैरिजन करेंगे, एक कूलम्ब्स फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है कि कूलम्ब्स फोर्स को हम इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं, और बिटवीन टू चार्ज बॉडीज Q1 एंड Q2 जो सेपरेट होते हैं डिस्टेंस r से, तो उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो बॉडी ऑफ मासेस m1 m2 जो फाइनाइट डिस्टेंस r से सेपरेट किए गए हों उनको हम Fg = देते हैं g × m1 m2 अपॉन r², जहाँ पे g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और g की वैल्यू होती है 6 × 6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। द कूलम्ब्स फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, यानी कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो सिमिलर चार्ज के लिए रिपल्सिव होता है और डिसिमिलर चार्ज के लिए अट्रैक्टिव होता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सदैव अट्रैक्टिव करता है। यानी दो बॉडी होंगी मासेस m1 m2 की, तो वो एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। अगला है द कूलम्ब्स फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, डिपेंड करता है कि जो मीडियम है चार्जेस का जिसमें प्लेस किए गए हैं चार्ज, उसके मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच के मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, वह इस
बात पे नहीं डिपेंड करता है कि किस मीडियम में जो मासेस हैं वो प्लेस किए गए हैं। और जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो मच स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मच वीकर होता है कूलम्ब्स लॉ के कंपैरिजन में। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा प्रूव भी करेंगे कि किस प्रकार जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो कितना स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। हम यहाँ पे हाइड्रोजन का केस लेंगे, हाइड्रोजन एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं डिस्टेंस 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर से, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो सेम होता है मैग्नीट्यूड में, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसलिए जब हम कूलम्ब्स लॉ को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब एक्सपेरिमेंटली न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। अब इसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, और R स्क्वायर की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा F इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻8 न्यूटन। इस प्रकार आगे हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। Fg इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यहाँ पे मास लिखेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, बीच की डिस्टेंस पता है, टोटल यहाँ पे लिख के हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 3.7 इंटू 10⁻47 न्यूटन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं Fa की वैल्यू आ रही है 8.1 इंटू 10⁻8 न्यूटन, और Fg की वैल्यू आ रही है 3.7 इंटू 10⁻47 न्यूटन। तो फ्रॉम एबव रिजल्ट यह क्लियर है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो इस प्रकार जब हम चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कंपैरिजन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करते हैं। तो हम यहाँ पे दो प्रोटॉन्स लेंगे जो फाइनाइट डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻15 मीटर पे प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ से हमको Q1 Q2 की वैल्यू तो सेम मिल जाएगी क्योंकि प्रोटॉन है। तो हम F को कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे Q1 Q2 की और R स्क्वायर की। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है 9 इंटू 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 14.4 न्यूटन, जो कि रिपल्सिव होगा। तो प्रोटॉन एक दूसरे को 14.4 न्यूटन से रिपल करते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से। इसलिए जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल ना करते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पे कुछ बातें की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।